जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पौरव वंश के बारे में डिटेल से बता दिया है। पौरव वंश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, पौरव वंश का कैसे अंत हुआ करके मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। कैसे यहाँ पर कत्यूरी वंश का उदय होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत रिविजन करवा देता हूँ। जो पौरव वंश का अंत हुआ था जब यहाँ पर उत्तराखंड में जो कन्नौज का शासक था जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन का एक सामंत था जिसका नाम था बसंत देव। बसंत देव सामंत था। यशोवर्मन क्या करता है, उत्तराखंड में आक्रमण कर देता है। यशोवर्मन उत्तराखंड में आक्रमण करता है। उसी वक्त कश्मीर का जो राजा था वो ललितादित्य मुक्तापीड़। यशोवर्मन जो पौरव वंश को हरा देता है और ललितादित्य मुक्तापीड़ यशोवर्मन को हरा देता है, तब वहां पर एक छोटी सी शक्ति होती है जो बसंत देव होता है। जो यशोवर्मन का क्या होता है, एक सामंत होता है। वो अपने आप को क्या कर लेता है, फिर स्वतंत्र घोषित कर लेता है। पहले वो होता है किसका शासक है, यानी कि पहले वो किसके अधीन होता है, पहले वो यशोवर्मन के अधीन होता है। लेकिन जो कश्मीर का शासक आता है ललितादित्य मुक्तापीड़, वो उसको हरा देता है। ललितादित्य मुक्तापीड़ यशोवर्मन को हरा देता है। तब फिर वो बसंत देव कहता है यार ये शासक ही हार गया, तो मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता हूँ। और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। वहीं से कत्यूरी वंश का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कत्यूरी वंश का उदय कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कत्यूरी वंश। अब आपसे यहाँ से उत्तराखंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक राजवंश है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है इतिहास की। इससे पहले तक अभी हमें साक्ष्य उतने अच्छे से नहीं मिलते, लेकिन यहाँ से हमें प्रॉपर साक्ष्य मिलते हैं, लगभग अच्छे खासे ठीक ठाक जिससे हम हिस्ट्री को बना सकते हैं, ऐसे साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। कत्यूरी राजवंश, कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। कत्यूरी राजवंश को हम कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहते हैं। ठीक है, कत्यूरी को हम क्या बोलते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं। इसमें सबसे पहले तीन चार चीजें हमें देखना होगा। ठीक है, इनकी जो लोक भाषा थी, लोक भाषा थी पाली। लोक भाषा, लोक भाषा, इनकी लोक भाषा पाली तथा राजभाषा, राजभाषा क्या थी, संस्कृत। संस्कृत थी। ठीक है, और जो इनका वो थी लिपि, लिपि थी कुटिला। इनकी लिपि थी कुटिला। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद क्या आता है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक, राजनीतिक कुड़िंद था, जबकि ऐतिहासिक कौन है, यह ऐतिहासिक राजवंश। मंदिर कला, मूर्ति कला, मंदिर कला, मूर्ति कला और वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है कत्यूरी वंश को। वास्तु कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, मेनली वो ये देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने उपाधि धारण करी करके। ठीक है, तो इनकी जो उपाधि थी गिरिराज चक्र चूड़ामणि। गिरिराज चक्र चूड़ामणि, अधिकतर जो राजा थे वो यही उपाधि धारण यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो ये है हमारी थोड़ा बहुत जो जानकारी, बेसिक जानकारी है। लोक भाषा पाली थी, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा। राजभाषा संस्कृत, लिपि यहाँ पर कुटिला। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश है, पहले, जबकि पहला राजनीतिक कुड़िंद वंश था। ठीक है, और मंदिर कला, मूर्ति कला, वास्तुकला में इसको स्वर्णकाल कहते हैं। इसकी जो उपाधि थी वो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की इसकी उपाधि है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं करके। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत हम इसका देख लेते हैं। क्या आपको नोट्स की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ग्रुप से जुड़िए, नोट्स वहां पर प्रॉपर दिए जा रहे हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़े,
बाकी बाद में देर में जुड़ोगे तो आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर है कि इनके जो हमें वो मिलते हैं स्रोत। स्रोत हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। नंबर एक पुरातात्विक और नंबर दो साहित्यिक। पहले बात करेंगे हम पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, वो चीजें हम समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले आता है बागेश्वर त्रिशूल लेख, बागेश्वर शिलालेख, बागेश्वर का शिलालेख, शिलालेख, यहां से हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर, ये कहाँ है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तीसरा है कंडारा और चौथा है बालेश्वर। तो ये चार आपको पता होनी चाहिए। बागेश्वर का शिलालेख कहां से मिला होगा, बागेश्वर से, तो बी लिख देता हूं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहां से मिला होगा, चमोली से। कंडारा कहां से मिला होगा, ये भी चमोली से मिला है, ठीक है। और बालेश्वर कहां से मिला है, ये मिला है चंपावत से। ये चार आपको याद करने ही करने होंगे, ठीक है। बागेश्वर का शिलालेख मिलता है बागेश्वर से, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिलता है चमोली से, और कंडारा मिलता है चमोली से, बालेश्वर मिलता है चंपावत से, ठीक है। तो इसको आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है, निम्नलिखित को आपस में मिलान करो बोलेगा और इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, पुरातात्विक स्रोत की। अब हम एक एक करके समझते हैं कि बागेश्वर जो ताम्रपत्र है इसमें किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे बागेश्वर की। अब बात करते हैं सबसे पहले बागेश्वर शिलालेख में। इसमें हमें 3 से 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। सबसे पहला राजा है, उसका नाम है त्रिभुवन राजदेव। किसका है, त्रिभुवन राजदेव और भूदेव। इन दोनों का नाम तो आपको याद करना ही होगा। वो किस में मिलता है, इसमें बागेश्वर में, त्रिभुवन, त्रिभुवन और भूदेव, ये दोनों का नाम आपको याद करना होगा। बागेश्वर के शिलालेख से हमें 2 राजाओं का मेनली नाम मिलता है, जिसमें पहला नाम है त्रिभुवन राज, दूसरा नाम है भूदेव और तीसरा नाम है सुभिक्ष राजदेव। ये 3 आप याद कर लेना, ठीक है। तीसरा भी याद कर लेना, तीसरा है सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये थोड़ा राइटिंग बड़ी करके लिखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिए इसको, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। बागेश्वर का जो शिलालेख है वो हमें बागेश्वर से मिलता है, ठीक है। और ये त्रिभुवन राजदेव का है, भूदेव का है और सुभिक्ष राजदेव का है। इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो बागेश्वर में जो शिव मंदिर है, बागेश्वर के शिव मंदिर पे मिला है। कहाँ से, बागेश्वर के शिव मंदिर में मिला था। यहाँ पे एक चीज अंकित थी, वो क्या थी, व्याघ्रेश्वर करके यहाँ पर नाम अंकित कराया गया था, ठीक है। इस शिलालेख में व्याघ्रेश्वर करके नाम अंकित किया गया था, इसलिए हम बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर भी कहते हैं। ये चीज समझ में आपके आ रही होगी। फिर दूसरा है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। इसमें भी कई राजाओं के नाम मिलते हैं। इसमें मिलते हैं देशर देव, इच्छर देव और भी सुभिक्ष राजदेव, इनके नाम मिलते हैं। तो ये भी आप पढ़ लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। मेनली आपको ये याद करना कि ये कहाँ से मिलते हैं करके, ठीक है। फिर तीसरा कंडारा। कंडारा में भी बहुत राजाओं के नाम मिलते हैं। सुभिक्ष राजदेव का मिलता है, कम से कम इसमें लगभग 7 राजाओं की जानकारी हमें मिलती है। इसमें 8 राजाओं की जानकारी मिलती है। ये चीजें याद करने के लिए नहीं है, बस इतना याद करना है आपको कि कौन सी चीजें कहाँ से मिली है, इसका ध्यान रखना है। कंडारा चमोली से मिला है, इसमें भी 3-4 राजाओं के नाम उल्लेखित है। उसके बाद फिर क्या है, बालेश्वर, ये चंपावत से आपको मिला है। ये भी किससे संबंधित है, कत्यूरी से संबंधित है। कत्यूरी के बाद चंपावत से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीजें होगी पुरातात्विक स्रोत। अब ऐसे ही आते हैं साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत तो पुराने समय में जो उनके शिलालेख मिलते हैं उनसे मिलता है, तो ये पुरातात्विक जानकारी है। ऐसे ही हम साहित्यिक जानकारी को देखेंगे। अब साहित्यिक जानकारी हमें कुछ किसी इतिहासकार के अनुसार मिलती है। जैसे पहले हैं बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। दूसरा है राहुल सांकृत्यायन,
सांकृत्यायन। तीसरे हैं लक्ष्मीदत्त जोशी। चौथे हैं एटकिंसन। पांचवे हैं शिव प्रसाद डबराल। एक, दो, तीन, चार, पांच। इन पांचों के अनुसार साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं इसको हम थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, बस वही आपको याद रखना होगा, ठीक है। बात करते हैं बीडी पांडे यानी कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उत्तराखंड में जो कत्यूरी थे वो कहाँ से आए हैं करके, ठीक है। तो इनके अनुसार जो इनके जो मूल पुरुष थे शालिवाहन देव। शालिवाहन देव ये बोलते हैं कि जो ये भगवान श्री राम के वंशज थे, यानी कि अयोध्या का कोई सूर्यवंशी होगा, उनके ही कुल के थे। कौन? ये कत्यूरी वंश है। ये किसके अनुसार है? ये है बीडी पांडे के अनुसार। लेकिन इसी का उल्टा क्या है? राहुल सांकृत्यायन। अब राहुल सांकृत्यायन क्या बोलते हैं? राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि जो ये कत्यूरी वंश आए थे, ये जो उत्तराखंड में कत्यूरी, उत्तराखंड में जो आते हैं क्या बोलते हैं, शक, कुषाण, इनके कुछ और हुण ने यहाँ पर कुछ आक्रमण किया, तो कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे, उन्हीं को इन्होंने कत्यूरी बोला था, ठीक है। इनके अनुसार राम के वंशज थे। इनके अनुसार जो उत्तराखंड में शासन करने के लिए शक, कुषाण आते हैं, उन्हीं के वंशज इनको ये मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। लक्ष्मीदत्त जोशी भी कहते हैं कि ये लोग क्या थे? सूर्यवंशी थे, ठीक है। ये लोग सूर्यवंशी थे और इन्होंने खस जाति को हराया था, खस को हराया था, ठीक है। और फिर बात आती है एटकिंसन की। एटकिंसन बोलते हैं जो कत्यूरी का उदय हुआ केटार शब्द से हुआ। केटार किस शब्द से हुआ? केटार, ठीक है। तो हिमालय में रहने वाली जाति प्लस काबुल में रहने वाली जाति, दोनों को मिलाकर हिमालय और काबुल में रहने वाली जाति को इन्होंने क्या बोला? केटार बोला। इनका कहने का मतलब क्या है? जो कत्यूरी वंश आया था वो हिमालय तथा जो काबुल एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया, वहां से ये लोग आए थे, ठीक है। और शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि खसी क्या थे? कत्यूरी थे, खस ही कत्यूरी थे, ठीक है। बलदत्त पांडे क्या बोलते हैं? ये सूर्यवंशी थे, राम के वंशज थे, सूर्यवंशी यानी कि राम के वंशज। और जबकि दूसरा क्या है? राहुल सांकृत्यायन क्या बोलते हैं? ये कार्य सॉरी राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि ये लोग क्या थे? कुषाण और खस, कुषाण और शक, कुषाण और शक के ही क्या थे? कोई छोटे मोटे रूप यहीं पर थे, ठीक है। तो हम इन पांचों के अनुसार पढ़ चुके हैं। बीडी पांडे के अनुसार ये सूर्यवंशी थे और राम के वंशज थे, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कुषाण व शक थे। जबकि लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये सूर्यवंशी थे, बट इन्होंने क्या किया था? खसों को हराया था। फिर है एटकिंसन। एटकिंसन बोलते थे केटार शब्द से बने हुए। केटार का मतलब होता है हिमालय तथा काबुल में रहने वाली कोई जाति। ये युद्ध जाति थी, मतलब ये युद्ध करने में बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, तो इसलिए कहते थे कि ये लोग वहां से यहाँ आए थे। और शिव प्रसाद डबराल बोलते हैं जो खस है इसी को हम क्या बोलते हैं? कत्यूरी बोलते हैं। अब किसकी बात माने किसकी ना माने, दोनों सब एक ही बात, चार पांच का इतिहास है। अब किसकी बात माने, ठीक है। तो ये हमने इसलिए क्या किया, पांचों की बात हमने यहाँ पर मान ली। अब हम बात करेंगे इनकी वंशावली की। पहला वंश, अब सबसे पहले कौन सा राजा आता है? बसंत देव आता है। उसके बाद कौन सा राजा आता है इसकी बात करेंगे, इनके इतिहास की जानकारी हम लेंगे। तो कत्यूरी वंश में केवल 3 परिवार आए, टोटल 3 परिवार आए। इन 3 परिवारों में 14 राज्य आए, 14 राजा आए, ठीक है। 3 परिवारों के 14 राजाओं के नाम हम यहाँ पर उल्लेखित है। तो सबसे पहला परिवार है प्रथम परिवार। बसंत देव का परिवार होता है, ठीक है। बसंत देव, तो इसका पहला राजा संस्थापक हम बोल सकते हैं बसंत देव। संस्थापक कौन था? बसंत देव, ठीक है। तो बसंत देव परिवार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। संस्थापक कौन थे? बसंत देव थे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? देखो, ये यहाँ के संस्थापक थे बसंत देव। ये ईश्वर पर बहुत आस्था रखता था, ठीक है। जो बसंत देव था वो ईश्वर पर बहुत आस्था रखता था। इसकी पत्नी का नाम था राजनारायणी। पत्नी राजनारायणी। पत्नी का नाम तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी उपाधि जरूर आपसे पूछेगा, ठीक है। इसकी जो उपाधि थी वो उपाधि क्या थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज
की उपाधि इसने क्या कर रखी थी, धारण कर रखी थी। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उसने क्या किया था, ठीक है, उपाधि धारण कर रखी थी। ये है बसंत देव। बसंत देव के बारे में हम इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद आता है इसका बेटा, जिसकी जानकारी हमें इसके कहीं भी कोई भी अभिलेख में नहीं मिलती है, यानी कि अभिलेख उसे कहते हैं कि मिट गया होगा, तब इसलिए इसकी बेटे की जानकारी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, तीसरे नंबर का जो शासक होता है उसका नाम होता है खरपर देव। खरपर देव, खरपर देव, ठीक है। इसके बारे में बस इतना याद रखना कि इसने क्या किया था, जो चमोली में नरसिंह मंदिर का, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर में जो मंदिर बन रहा था इसका काम पूरा कराया था, ठीक है। नरसिंह मंदिर का काम पूर्ण करवाया था। बस इसके बारे में इतना ही आपको याद करना होगा, ठीक है। खरपर देववंशी की पहली उपाधि क्या है कि इसने नरसिंह मंदिर का काम क्या कराया था, पूरा कराया था, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम था अधिध्वज करके, ठीक है। अधिध्वज आता है, कौन आता है, अधिध्वज। अधिध्वज चौथे नंबर का अधिध्वज राजा करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत राजा ही था। फिर इसी का बेटा आ जाता 5वें नंबर पे, लद्दा देवी का बेटा था, कौन, लद्दा देवी। इसी की पत्नी थी लद्दा देवी, लद्दा देवी, इसको याद रखना, ठीक है। ये किसकी माँ थी, ये माँ थी त्रिभुवन राज की, त्रिभुवन राज की माँ थी, त्रिभुवन राज। ये कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, त्रिभुवन राज था, ठीक है। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, त्रिभुवन राज था। इसने क्या किया था, देखो ये बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है। इसने क्या किया था, मंदिरों को, बहुत से मंदिरों को इसने दान में दिया था, और इसने बहुत काम वाम भी करवाए थे। तो इसलिए हम त्रिभुवन राज को थोड़ा इंपोर्टेंट करके पाने थे। बस आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो कत्यूरी वंश का प्रथम परिवार का अंतिम जो शासक था वो कौन था, त्रिभुवन राज था, ठीक है। कत्यूरी वंश का प्रथम परिवार का अंतिम शासक कौन था, वो त्रिभुवन राज था। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ध्यान से समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले प्रथम परिवार आता है। प्रथम परिवार में पहला राजा आता है बसंत देव, ठीक है। तो बसंत देव यहाँ का वो भी ठीक ठाक ही राजा था। इसने बहुत सारे मंदिर अंदिर भी दान वान में दिए थे, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था राज नारायणी, और इसने उपाधि धारण करी थी परम पट्टारक महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। उसके बाद फिर दूसरा राजा आता है, लेकिन दूसरे की जानकारी हमें अभिलेखों में नहीं मिलती है। कहते हैं कि अभिलेखों में उसका नाम मिट गया होगा, इसलिए हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन तीसरे नंबर का जो राजा आता है वो खरपर देव आता है, ठीक है। खरपर देव ने क्या किया था, नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो खरपर देव ने करवाया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, खरपर देव के बाद आता है थोड़ा अधिध्वज। अधिध्वज आता है, ये काफी बुढ़ा राजा हो चुका होता है, लेकिन इसके बाद इसका बेटा आता है त्रिभुवन राज, और इसकी गद्दी को कौन संभाल लेता है, त्रिभुवन राज संभाल लेता है, ठीक है। तो त्रिभुवन राज जब इसमें गद्दी संभालता है तो कत्यूरी वंश का प्रथम परिवार का अंतिम शासक बन जाता है, ठीक है। इसके बाद भी इसका बेटा आता है, बेटा इसको शासन करने लगता है, लेकिन क्या करता है, वो अपने नया राज की घोषणा करता है कि मेरे यहाँ से नया परिवार शुरू होगा करके, ठीक है। तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धीरे धीरे पढ़ना है, सब कुछ एक ही दिन में नहीं पढ़ना है। कत्यूरी वंश को लगभग हम आधा यहाँ पर कंप्लीट करवा चुके हैं, आधा बचा, आधा हम कल की क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।